भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669 तुमसर में SDPO की बड़ी कार्रवाई। शहर में चल रहे अवैध सट्टापट्टी खाईवाल के अड्डे पर छापेमारी। 4 आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार। अवैध सट्टा व्यवसायों और उनके अड्डों पर पिछले 15 दिनों में पुलिस उपविभागीय अधिकारी द्वारा चौथी बड़ी कार्रवाई। तुमसा शहर में 1 मई 2025 को अवैध सट्टा कारोबार के खिलाफ पुलिस उपविभागीय अधिकारी पांडुरंग गोपने के मार्गदर्शन में एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शिवनगर स्थित एक प्रमुख सट्टा अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे छापा मारा, जिसमें 4 आरोपियों में से 3 को सट्टा पर्चा लिखते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तुमसा निवासी भूषण मोहनकर उम्र 28 वर्ष, हसारा निवासी जीवत राम हलमारे उम्र 45 वर्ष, तुमसा निवासी राम रतन अग्रवाल उम्र 47 वर्ष तथा तुमसा निवासी शेखर उर्फ सोनू अग्रवाल उम्र 40 वर्ष का समावेश है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 92,320 रुपए का सट्टा संबंधित सामग्री जब्त किया है। आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस उप निरीक्षक विजय पंचबुद्धे ने किया, जिनके साथ कांस्टेबल भोंडेकर, रवि आडे, विक्रम आसवाले और गजानन ठाकरे भी मौजूद थे। यह छापेमारी अभियान रात 11 बजे तक चला। विशेष बात तो ये है कि पिछले 15 दिनों में यह चौथी बड़ी कार्रवाई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि SDPO गोपने और उनकी टीम ने सट्टा माफिया के खिलाफ सख्त मोर्चा खोल दिया है। इन लगातार हो रही कार्रवाइयों से शहर और ग्रामीण इलाकों में सट्टा खाईवालों में भय और हड़कंप का माहौल है। लापता युवक का शव गांव के ही एक कुएं में मिला। नियोजित शादी के 2 दिन पूर्व लापता हुआ था युवक। परिवार ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। आलेसुर गोंडीटोला निवासी राहुल काशीराम राउत उम्र 28 वर्ष की 30 अप्रैल को पूरे रीति रिवाज के साथ शादी होनी तय की गई थी, लेकिन वह 28 अप्रैल की सुबह अचानक अपने घर से लापता हो गया। राहुल बिना किसी को कुछ बताए सुबह 5 बजे घर से निकल गया और उसने अपना मोबाइल फोन भी घर पर ही छोड़ दिया। परिवार वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने स्तर पर उसकी तलाश शुरू की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो वे गोबरवाही पुलिस स्टेशन पहुँचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वह 30 अप्रैल 2025 को विवाह समारोह के दिन घर तक नहीं लौटा। नतीजतन उसका विवाह टाल दिया गया। राहुल की शादी मध्य प्रदेश शासन की एक विशेष योजना के अंतर्गत तय की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लड़का लड़की की शादी एक सामुदायिक सम्मेलन में कराई जाती है और नव विवाहित जोड़े को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसी योजना के तहत राहुल और उसकी होने वाली पत्नी की शादी 21 फरवरी को लखनवाड़ा गाँव में सम्मेलन के माध्यम से कराई गई थी। हालांकि परिवार और समाज की परंपराओं को निभाते हुए रीति रिवाज के अनुसार विवाह कार्यक्रम 30 अप्रैल को रखा गया था, लेकिन 1 मई को 4 दिनों से लापता युवक का शव गांव के ही पास एक खेत में बने कुएं में तैरता हुआ मिला, जिसकी जानकारी गोबरवाही थाने में दी गई। थानेदार शरद शिवाले अपने दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचकर शव को कुएं के बाहर निकलवा कर पंचनामा कर शव को शव विच्छेदन के लिए सरकारी अस्पताल में किया गया और शव को परिवार को सौंप दिया गया तथा आलेसुर स्थित मोक्ष धाम में दफना दिया गया। अब तक मृतक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। आगे की जांच गोबरवाही पुलिस स्टेशन के थानेदार शरद शिवाले के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक भास्कर भुंगाड़े और पुलिस कांस्टेबल तुषार कामले कर रहे हैं।
देश भर में ओबीसी महासभा सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा वर्षों से की जा रही जातिगत जनगणना की मांग आखिरकार रंग लाई है। बुधवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में जातिगत जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसे ओबीसी समाज के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा कि यह केवल एक जनगणना नहीं बल्कि करोड़ों पिछड़े वर्गों के हक, अधिकार और पहचान की लड़ाई की जीत है। उन्होंने बताया कि महासभा ने विगत 10 वर्षों से संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन, धरना, रैली और ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से यह मांग की थी। ओबीसी महासभा ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे के साथ बालाघाट, जबलपुर, भोपाल सहित कई जिलों में धरना प्रदर्शन और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया था। कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया और उन पर मामले भी दर्ज हुए, लेकिन संघर्ष जारी रहा। 2 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश के आगर मालवा में राहुल गांधी से मुलाकात कर जातिगत जनगणना की मांग रखी थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया। लगातार जन दबाव, प्रदर्शन और राजनीतिक समर्थन के चलते अतः मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और बुधवार को जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया, जिसे ओबीसी समाज के लिए ऐतिहासिक बताया जा रहा है। गुरुवार को भंडारा जिले में गर्मी से थोड़ी राहत मिली, जब अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बीते कुछ दिनों की तुलना में तापमान कम रहा, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को उमस भरी चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ा। दिन भर हवा में नमी बनी रही, जिससे राहत के बजाय बेचैनी महसूस होती रही। मौसम विभाग ने 2 मई से 6 मई के बीच जिले में हल्की से मध्यम बारिश, बिजली की चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। अनुमान है कि इन दिनों के दौरान मौसम अचानक बदल सकता है और तेज हवाएं तथा गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी 2 से 3 बार बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन की ओर से जारी चेतावनियों का पालन करें, अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचे। गोंदिया जिले के नवेगांव नागझीरा व्याघ्र प्रकल्प में बाघ दिखाई देने के कारण पर्यटकों का आकर्षण इस ओर बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2024-25 में नवेगांव नागझीरा व्याघ्र प्रकल्प में 36,592 पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया। जिले के निवासियों के लिए भी यह व्याघ्र प्रकल्प पर्यटन की दृष्टि से वरदान साबित हो रहा है। पिछले कुछ माह से यहाँ सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों को निश्चित रूप से बाघ के दर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ गया है। जिले का गौरव माने जाने वाले इस व्याघ्र प्रकल्प में केवल जिले के ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के साथ ही दूसरे देशों के पर्यटक भी जंगल सफारी के लिए पहुंच रहे हैं। व्याघ्र प्रकल्प में जंगल सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पर्यटकों से वाहन एवं कैमरा शुल्क लिया जाता है। साथ ही हर एक वाहन के साथ एक गाइड भी उपलब्ध कराया जाता है। पिछले 1 वर्ष में यहाँ आने वाले पर्यटकों से वन्यजीव विभाग को 94,60,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।